वेलकम टू द शो पवेलियन टॉक्स। आज के शो में जो हमारे गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इनका नाम, काम और कद से ही इनका परिचय होता है। भारतीय क्रिकेट जिन ऊंचाइयों पर है उसमें कहीं ना कहीं इनका योगदान जरूर है। ये बीसीसीआई के सिलेक्टर रहे, साल 2010 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी थे, एमपीसीए में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। मुश्ताक अली सर से लेकर अभिषेक शर्मा तक इन्होंने क्रिकेट को बढ़ते दिखा है। एमपी से खुद रणजी ट्रॉफी खेले, क्रिकेट खेलने के बाद एमपीसीए को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया। तो स्वागत करते हैं संजय जगदाले सर का इस शो द पवेलियन टॉक्स में। सर कैसे हैं आप? ठीक ठीक सर, तो आज हम जिस जगह बैठे हैं वो होलकर स्टेडियम है, पर बहुत टाइम पहले ये स्टेडियम नहीं हुआ करता था। तो कैसी यादें हैं आपकी इस जगह को लेकर? नहीं, इस जगह को लेकर तो मेरी बहुत 5-6 साल की से यादें हैं, क्योंकि होलकर क्रिकेट टीम यहाँ खेलती थी रणजी ट्रॉफी। तब स्टेडियम नहीं था, होलकर का मैदान था यहाँ। और उसके बाद जब होलकर टीम खत्म हुई तो उसके बाद बंजर भूमि हो गया था यहाँ, बबूल के झाड़ों से पैदा हो गए थे। फिर मिड 90s लेट 90s में यहाँ धीरे धीरे वापस क्रिकेट शुरू हुआ एमपीसी का। और 98 में जब मैं सचिव बना एमपी क्रिकेट एसोसिएशन का, तो फिर हमने ये स्टेडियम बनाने का प्रोसेस चालू किया। और आज ये स्टेडियम इतना अच्छा है, लोग यहाँ पे तारीफ़ें करते हैं स्टेडियम की। तो सर, पहला इंस्टिंक्ट आपका क्या था क्रिकेट को लेकर कि ये पहली बार आपको लगा कि दिस इज़ क्रिकेट मेरे लिए? वैसे खैर आपके घर में पूरा क्रिकेटिंग वो है फैमिली आपकी, बट आपके दिमाग में वो कब से है कि क्रिकेट इज़ दिस? जैसा कि आपने कहा, ठीक था कि पारिवारिक वो तो था ही। मेरे पिताजी होलकर क्रिकेट टीम से जुड़े हुए थे जी। और होलकर टीम से और होलकर परिवार से और होलकर क्रिकेट से मेरा हमेशा मैं फ़ैन रहा हूँ उनका, होलकर क्रिकेट का। तो ये तो था ही। और फिर मैं चाहता था कि इतनी रिच हिस्ट्री इंदौर की, होलकर्स की देश की सबसे बड़ी टीमों में गिनी जाती है आज भी होलकर क्रिकेट टीम, तो उसकी याद यहाँ बनी रहे इतिहास में। भारतीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी जगह है होलकर क्रिकेट की। उसके लिए इससे अच्छा ये नहीं था कि हम होलकर खेलने वाले मैदानों, जो होलकर टीम जहाँ खेलती थी उस पर हम स्टेडियम बनाए। तो एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इतिहास हमको इनकरेज कर रहा था कि हम कुछ यहाँ करें। आपका बचपन कैसा गया? मतलब इतने सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स के साथ आप थे, आपके फादर खुद रणजी ट्रॉफी खेलते थे, तो कैसी यादें हैं आपके बचपन की? कुछ बचपन की वही याद है कि मैच देखने जाता था। मुझे सबसे पहला मैच देखने की याद इसी मैदान की है। मेरे ख्याल से 1958 में, मैं 8 साल का था तब। यहाँ मुश्ताक अली सर के बेनिफिट मैच हुआ था, जिसमें उस समय के सब दिग्गज भारतीय खिलाड़ी आए थे। और यहाँ का मुझे एक मैच याद है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी बैटिंग कर रहे थे उस मैच में, और उन्होंने 2 छक्के मारे थे। मैं यहीं कहीं बैठा था, उस समय छोटा था, स्टैंड्स बने थे। और एक छक्का जब लगा था तो हमारे पास में एक मेरी उम्र का एक लड़का कहीं देख रहा था मैच, और वो छक्का पकड़ने गया, कैच पकड़ने गया, और उसको मुंह पे डायरेक्ट बॉल लगा हुआ। मुझे पहली मेमोरी मेरी वो है याद मैच की। यहाँ पे जो मैच हुआ था उसमें विनू मानकड, पॉली उमरीगर, माधव मंत्री, सब उस समय के दिग्गज खिलाड़ी थे भारतीय क्रिकेट के, वो सब खेले थे उस मैच में। प्लस होलकर टीम तो थी, मुश्ताक साहब थे, चंदू सरवटे, मेरे पिताजी CS नायडू। तो वो पहली मेमोरी मेरी यहाँ की वो है। और आपने तो मुश्ताक अली सर को खेलते हुए देखा है, तो कैसे बैटिंग थी उनकी, क्या थी वो? मुश्ताक साहब को मैंने बहुत लेट स्टेज में, उनके रिटायरमेंट के बाद देखा है। और मैं उनको हमेशा T20 का पहला बैट्समैन, भारतीय बल्लेबाज मानता हूँ, नेचुरल, स्वाभाविक। हाँ। आज जो T20 क्रिकेट में हो रहा है वो मैंने मुश्ताक साहब को लगभग 60 साल की एज में करते हुए देखा। और बहुत नैसर्गिक खिलाड़ी थे। और उनकी टाइप की बल्लेबाजी मैंने किसी को नहीं देखी। अब अलग कंसेप्ट हो गया, पर वो विकेट छोड़ के आगे जाना, या मैटिंग, उस समय मैटिंग क्रिकेट था, विकेट के बाहर जाके खड़े हो जाना, वहाँ से बॉलर को खेल लेना डिस्टर्ब करने के लिए, और कहीं भी खेल लेना, कभी उल्टे बैट से खेल लेना, वो बहुत आसानी से करते थे। वो भी मैंने उनको 58-60 साल की एज में देखा करते हुए। मतलब नेचुरली वो? हाँ, बहुत नेचुरल क्रिकेटर थे। आपकी पहली याद रणजी ट्रॉफी को लेकर, आपका जब पहला मैच आपने खेला? मैं पहला मैच इंदौर के नेहरू स्टेडियम में खेला था 1968 में। वो मैच खेला था, और उसमें मेरी याद ये है कि पहली बॉल पे मुझे विकेट मिल रहा था, पर कैच आसानी से कैच छूट गया स्लिप में, पहली बॉल पे। और उसके बाद बल्लेबाजी का फिर भी मैंने उसमें शायद 8 विकेट लिए थे, 4-4 दोनों इनिंग में, और 48 रन बनाए थे। एमपी की हालत ख़राब थी, और कुछ हमारे 80 पे 5 विकेट हो गए थे। मैं 7 नंबर बैटिंग करने गया, मेरे बड़े ब्रदर अशोक सामने खेल रहे थे, और फिर उनके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई। वो मुझे आज भी याद है, 68 की बात है। पहला मैच मेरा वो था इंदौर के नेहरू स्टेडियम में।
तो दोनों भाइयों में मतलब कैसे बॉन्डिंग थी कि दोनों क्रिकेट ही खेल रहे हैं और साथ में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और ये सब? हाँ खेले, पर वो मेरे से 5 साल बड़े थे, साथ में खेले बहुत हम, पर वो भी बहुत नैसर्गिक खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर, बहुत नैसर्गिक खिलाड़ी थे। सर आपके बाद थोड़ा ऐसा फेज़ आया एमपीसीए में कि प्लेयर्स पहले निकलते थे, जैसे आपने मुश्ताक अली सर के बताया, सिटी सरवदे सर और ये सब थे, इंडिया रिप्रेजेंट करा इन लोगों ने। फिर धीरे एक फेड आया फेज़ में, फिर उसके बाद हमने देखा 1983 के बाद से धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस आना चालू हुए, हिरवानी सर हुए और ऐसे ऐसे प्लेयर्स यहाँ से निकलने लगे और उस टाइम पे आपने एमपीसीए का भार भी संभाला। तो नहीं, उसके बाद सब हिरवानी जब आए तब तो मैं कोचिंग कर रहा था, वो तो मेरे साथ मेरे क्लब में थे वो, 15 साल के इससे। आपने ठीक बोला कि होलकर क्रिकेट टीम के बाद मुश्ताक साहब आखिरी टेस्ट प्लेयर थे जो 1954 में खेले थे लास्ट। हाँ। उसके बाद एमपी क्रिकेट बिल्कुल डेड हो गया था, इन्हें ख़त्म हो गया था। इंदौर में भी क्रिकेट कहीं नहीं होता था, कुछ नहीं था क्रिकेट। और हम लोग की जनरेशन जो रणजी ट्रॉफी खेल रही थी, तो मुझे याद है कि मैं 81 तक खेला, तब कुछ क्रिकेट नहीं होता था इंदौर में, कोई क्रिकेट नहीं होता था और 2 दिन की प्रैक्टिस करके हम मैच खेल लेते थे और कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे। फिर मैंने एक 1968 में जब मैं पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने आया तो एक फ्रैंक वॉरेल मेमोरियल टूर्नामेंट भी शुरू किया, इसलिए किया कि हमको खेलना ही नहीं मिलता था। अच्छा। तो वही मैंने किया, वो लगभग 35 साल तक चला वो टूर्नामेंट। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे 83 नहीं, क्रिकेट तो बाद में 83 के बाद आया इंदौर में, और 83 तक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो गया था, होता था मैच 83 में हुआ था यहाँ पे नेहरू स्टेडियम में, किंतु लोकल क्रिकेट कुछ नहीं था तब, लगभग ख़त्म जैसा था। क्योंकि एमपी क्रिकेट में कुछ मैदान भी नहीं थे, कुछ जिमखाना मैदान को छोड़ के कोई मैदान नहीं था, कुछ खेल नहीं था, कोई क्लब नहीं थे। तो वो बहुत ख़राब पीरियड रहा जो हमारी जनरेशन खेली जब। तो उन्हीं सब मुश्किलों को देख के आप जब एमपीसीए में आए तो आपने सोचा कि किसे सुधार करा जाए? नहीं, एमपीसीए के पहले ही जो मैंने सीसीआई क्लब चालू किया 81 में, तो उसका मोटिवेशन भी यही था कि भाई जो हमारी जनरेशन को, या मैं जब खेल रहा था मेरी जनरेशन को जो सुविधाएं नहीं मिली या गाइडेंस नहीं मिली, तो मैं अपने स्तर पे जो भी कर सकता हूँ, तो यही कर सकता था कि एक नेट चालू कर दी मेरे क्लब की और बच्चों को लेके मैंने खेलना चालू करा। मैं खुद भी खेलता था उनके साथ, नरेंद्र हिरवानी, अमिताभ विजयवर्गीय, सुनील लाहौरे, नीलो से, ये सब 14-15 साल के पिक किए थे मैंने इनको, सब चंद्र भाई, इनके साथ मैं खुद खेलता था मैदान में, इनको करा। तो इस तरह से क्लब चालू किया। फिर मेरा देखा था कि 4-5 साल में धीरे धीरे 1-2 क्लब इंदौर कोल्ट चालू हुआ, 1-2 क्लब और हुए, उन्होंने भी इसी तरह से किया। इस तरह से धीरे धीरे इंदौर का क्रिकेट बदलना चालू हुआ, क्योंकि वो यंग युवा खिलाड़ियों को तब खेलना मिलना चालू हुआ जब मेरे क्लब से ये लड़के रणजी ट्रॉफी खेल लिए, हिरवानी टेस्ट टीम में आ गए। वो चीज़ को देख के फिर दूसरे क्लबों ने भी सोचा कि हमको भी ये करना चाहिए। इस तरह से इंदौर का क्रिकेट पिकअप हुआ। सीसीआई मतलब वो आपके एक बच्चे की तरह है, आप जिस तरह उसको नर्चर करते हो सीसीआई क्लब को। मैंने पार्थ भैया से भी बात करी थी, तो वो बोलते हैं कि अगर बड़े सर ने टाइम दिया है 2 बजे, तो वो आपको वहीं मिलेंगे 2 बजे बच्चों के साथ, छोटे हो गए बड़े हो गए, सब पे ध्यान देते हैं वो। और आज भी 2 दिन पहले ही मैं मिला, तो आप बड़ी ठंड में भी शाम के टाइम आप बच्चों को देख रहे हो इस एज में भी। तो क्या इंस्पिरेशन रहती है आपके अंदर से ही, या क्या मोटिवेशन है आपकी सीसीआई को लेके कि नहीं, वो देखिए सीसीआई से तो जुड़ाव तो स्वाभाविक रहेगा कि मैंने ही बनाई हुई टीम है, और अब तो उतना समय नहीं दे पाता मैं, बट नेचुरली और मैं कोचिंग में मैंने एंजॉय किया हमेशा, और मुझे लगता है कि जो भी मैं दे सकता हूँ क्रिकेट को वापस, जितनी भी क्षमता है जो भी वो मैं दूँ। और जो कमियाँ बच्चों को, हर बच्चा तो एमपी टीम में आएगा नहीं, इंडिया नहीं खेलेगा, जिसको सुविधाएं नहीं है या जिसको कोई गाइड नहीं कर रहा है, उनकी मैं मदद कर सकूँ, ये पर्पज़ रहता है। वही मोटिवेशन भी है कि चलो हम कुछ अच्छा काम तो कर रहे हैं, जो भी अपनी लिमिटेशन में। पर इतना पैशनेट होना इस एज में भी आके, वो कैसे लाते हो आप? अब वो तो इनबिल्ट हो गया, स्वाभाविक हो गया बिल्कुल। अगर उल्टा हो गया है कि अगर वो मैं नहीं करूं तो शायद मेरा दिन नहीं निकलेगा। और मैं आज भी 75 साल का हो चुका हूं, पर आई लुक फॉरवर्ड कि मैं कब वहाँ जाऊंगा बच्चों में। आज भी मेरे को वही वो है, सेम एनर्जी। अब वो बात है कि एज में वो चीज़ें नहीं रहती रिफ्लेक्ट, पर मोटिवेशन मेरा आज भी है कि नहीं, मुझे जाना है, शाम को वहाँ जाना है, वहाँ जाके, और वहाँ जाके मुझे जो एनर्जी मिलती है मुझे कहीं नहीं मिली। हिरवानी सर की बात करें तो कैसे थे हिरवानी सर जब वो आपसे पहली बार मिले, या कैसे आपने उनकी जर्नी देख रखी है जब वो क्रिकेट चालू करा उन्होंने? उनके तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। वो ईबी एबारा करके नेशनल कोच होते थे जिन्होंने मुझे स्कूल में सिखाया हुआ था, हैदराबाद के थे, और बहुत बड़े कोच थे ईबी एबारा, अजहरुद्दीन वगैरह सबको उन्होंने सिखाया हुआ था। वो इंदौर में पोस्टेड थे, तो उन्होंने मैं जब स्कूल में था 1965 में, ऑल इंडिया स्कूल्स का कैंप लगा हैदराबाद में,
जिसमें सुनील गावस्कर, अमरनाथ ब्रदर्स थे, दिलीप दोषी, मैं, हम लोग सब थे ऐसे 20 बच्चे इंडियन स्कूल्स के। तो एबारा साहब ने वहाँ हमको कोच किया था। हाँ। और ये 1965 की बात है। तो मैं तब से उनको जानता था। फिर 80s में, अर्ली 80 में वो इंदौर में पोस्टिंग हुई उनकी एज नेशनल कोच। अच्छा, स्कूल की? स्कूल, हाँ, नहीं, ऑल इंडिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। अच्छा। बीसीसीआई ने उनको कोच किया, अपॉइंट किया इंदौर में। तो वो आ गए थे यहाँ, तो उनके अंडर में यहाँ कैंप्स लगते थे बच्चों के और सबके। तो एक दिन मैं उनके साथ नेहरू स्टेडियम में खड़ा था, सुबह सुबह की बात है, उनकी नेट चल रही थी, इंडियन कैंप था इंडिया के जूनियर बच्चों का, और वो कैंप ले रहे थे। तो एक लड़का आया, मोटा सा, तगड़ा सा, छोटा सा, मेरे को आके बोला बड़ा रफ लैंग्वेज में कि सर हमको आपसे सीखने आए, क्रिकेट सीखने। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास काफ़ी बच्चे थे, भीड़ भाड़ बहुत रहती थी, तो मैं ओवर नहीं करता था ज़्यादा लोगों की, फिर मैं ध्यान नहीं दे पाऊँ, ऐसा नहीं था। तो मैंने उसको बोला नहीं, मेरे यहाँ जगह नहीं, तुम दूसरा किसी क्लब को। बोले हम तो आपके पास आए हैं करके बोला। तो मैंने कहा नहीं, आप दूसरे जगह देख लो करके। तो बात ख़त्म हो गई। करीब आधा पौन घंटा हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं समझा चला गया होगा। तो एबारा साहब ने मेरे को बोला कि, एबारा सर ने बोला कि संजय, दैट बॉय इज स्टिल स्टैंडिंग। तो मेरे को वो बोले कि तुम उसको रख लो। उनमें कुछ दिखा होगा, खेला नहीं था, पर उसका पैशन और या उसकी बुक दो भी देखी होगी उन्होंने उस समय। और एबारा साहब ने मुझे बोला तो मैं टाल नहीं सकता था। उन्होंने बोला कि तुम इसको रख लो। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम शाम को आ जाना वहाँ खेल, सीसीआई क्लब बता दिया मैंने उसको। और मैंने कहा तुम ये इतने मोटे हो रहे हो, ऐसे तुम खेलोगे? बोले सर हमें, वही टिपिकल लैंग्वेज, अब हमें मौका दो फिर देखिए। और इस तरह से पता, वो नरेंद्र हिरवानी था और वो आ गया। फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। उसने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइसेस किए। ऐसे बहुत से प्लेयर सीसीआई से निकले हैं, जैसे हिरवानी सर हो गए, अमय घुरसिया हो गए, नमन ओझा हो गए, जलज सक्सेना हो गए। तो ये प्लेयर्स को आप मतलब कैसे बिल्ड करा आपने? क्योंकि ये उसी क्लब से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, एक जगह बिल्ड मैंने नहीं किया। देखिए उनमें कुछ था, उनकी मेहनत भी थी, उनमें डिटर्मिनेशन थी, उनमें टैलेंट था। और मैं तो थोड़ा बहुत गाइड करने का, वो सिस्टम प्रोवाइड करा, वो उनको सिस्टम एनवायरनमेंट ऐसा दिया उनको। तो वो सब, जैसे मैंने बोला कि मेरे में इनबिल्ट है, वैसा वो उनमें भी इनबिल्ट डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मेहनत, वो सब चीज़ें अपने आप बिल्ड के। और मेहनत तो उनकी है, कोई आप किसी को बना नहीं सकते, आप बच्चे को खुद को करना पड़ता है। वो अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से बने सभी लोग। सर एक चीज़ और कि अब जब जूनियर सिलेक्शन कमेटी के वो बने, जूनियर सिलेक्शन कमेटी में थे, तो कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको देख के आपको लगा कि यार ये आगे चल के बहुत बड़ा नाम करेगा इंडिया के? मेरे को तो सबसे ज़्यादा याद आती है वीवीएस लक्ष्मण की। मुझे आज तक याद है कि 94 की बात है, 1994 विशाखापट्टनम में अंडर 19 का जोनल ट्रॉफी होती थी उस समय, वो हो रही थी। और वो साउथ जोन और मेरे ख्याल से नॉर्थ जोन का मैच था। और थोड़ा विकेट ऐसा वैसे ही था, अंडर प्रिपेयर्ड। उस पर साउथ जोन बैटिंग कर रही थी और 170 कुछ रन के करीब थे, वो चेस कर रहे थे। और एक लड़का जिसने जिताया मैच, बहुत अच्छा हैंडल कर रहा था वो विकेट पे। डिफिकल्ट विकेट था, दूसरे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और वो, तो मुझे वो बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने उसी दिन, मेरे साथ में हरी गिडवानी थे, मिल्खा सिंह फॉर्मर सिलेक्टर थे, तो हम तीनों ने बात करी कि यार ये बच्चे को अपन इंग्लैंड भेजेंगे, जाने वाली टीम। और उसको भेजा। फिर उसको हमने पिक किया रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। और वो मदर ऑफ इंडिया ट्रॉफी होती थी, वानखेड़े स्टेडियम पे वो मैच हुआ बम्बई के विरुद्ध, और उसमें उसने 100 बनाए, वीवीएस लक्ष्मण। उसने 100 बनाए। एंड वो फिर इंग्लैंड गया, संदीप पाटिल कोच थे। फिर वो इंडिया खेल लिया था, पर फिर ड्रॉप भी हो गए। फिर मैं जब वापस सिलेक्टर बना, नेशनल सिलेक्टर 2000 में, तब उनकी वापसी हुई, जो कैलकाटा का में डबल 100 है उनकी, और राहुल द्रविड़ की 2 दिन की पार्टनरशिप है। तो सबसे अच्छा मुझे याद, वो मेमोरी मेरे को अभी भी है कि लक्ष्मण मेरे को देखते ही पहली नज़र में बहुत अच्छा लगा कि प्लेयर ऐसे। तो फिर बाकी और भी आए थे, खेले, ऋषिकेश कनिटकर भी खेले उसमें से। मैं तो 2 साल ही था जूनियर सिलेक्टर। एंड हाउ वाज सीनियर सिलेक्शन कमेटी में फिर कैसा हो रहा आपका? वो तो बड़ा बहुत अच्छा अनुभव था। बहुत मैं 8 साल रहा मैं सिलेक्टर। मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे लॉन्ग सर्विंग क्रिकेटर, 2 टर्म का सिलेक्टर हूँ मैं, 2000 से 2008। और मैं सोचता हूँ भारतीय क्रिकेट तब पीक पे था। यस, मैं अभी। और सौरव गांगुली कप्तान बने ने, एंड पूरी नई टीम बनी। सचिन और कुछ लोग इस्टेब्लिश थे। वीवीएस लक्ष्मण का कमबैक हुआ, वीरेंद्र सहवाग नए आए, युवराज सिंह, कैफ, जहीर खान, ये सब, हरभजन सिंह, ये सब उस पीरियड में बने। और वो टीम बन गई सौरव के उसमें, जिसने पहली बार पाकिस्तान में सीरीज जीती, इंग्लैंड में जीती। तो वो बहुत अच्छा पीरियड था। फिर 2008 का बहुत अच्छा अनुभव है, जब
विराट कोहली और रोहित शर्मा हम इंट्रोड्यूस किया, जो दोनों यंगस्टर आए थे दोनों, और दोनों ने कुछ ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया नहीं था, पर वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट थे। एंड दोनों को हम उस सिलेक्शन कमेटी ने पिक किया, हालांकि दिलीप वेंगसरकर चेयरमैन थे। मुझे आज भी याद है, दिलीप ने मुझे बोला कि संजय, मैं ऑस्ट्रेलिया में देख के आए थे वो विराट कोहली को, इमर्जिंग क्रिकेट टीम इंडिया की खेल रही थी, तो दिलीप एज सिलेक्टर गए थे, मैं नहीं जा पाया था। तो दिलीप ने मुझे आके बोला कि संजय यार, वो लड़का ऐसा ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी सिलेक्शन कमेटी की, उसको अपन खिलाते हैं, तो खिलाएं क्या? तो मैंने कहा अगर दिलीप इफ यू आर कन्विंस्ड तो बिल्कुल खिला लो, हमने नहीं देखा कोई बात नहीं, बट मुझे उस पर भी ट्रस्ट था एक दूसरे का। एंड हमने उसको फिर पिक किया और श्रीलंका भेजा था 2007-8 में, और फिर 50 ओवर में। एंड फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। सेम उसके पहले 6 महीने पहले रोहित खेल चुके थे, रोहित को भी ऐसे पिक किया था, उनका रणजी ट्रॉफी में 100 नहीं था, फिर भी हमने उनको वनडे में पिक किया, क्योंकि टैलेंट अलग ही दिख रहा था कि ये दोनों क्रिकेटर्स में अलग ही टैलेंट दिख रहा था कि आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को जब मैं पहली बार इंदौर में देखा, 14.5 साल के थे, इन नेहरू स्टेडियम में कैंप लगा था, मैं वासु परांच पे नेशनल कोच थे, और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनने मुझे एक दिन बोला कि संजय तू कल सुबह आया, तेरे को बच्चा दिखाना है, वो इंडिया खेलेगा 2 साल में। किसी ने नाम भी नहीं सुना था, तो मैंने बोला है वासु क्या बात कर रहे हो आप, 15 साल में 2 साल? बोले तू देख तो सही, तो सौरव गांगुली भी उस पार्ट थे, ये दोनों नेहरू स्टेडियम में ठहरे हुए थे, एक महीने का कैंप था। तो मैं सुबह, मेरे को आज याद है, फर्स्ट टाइम मैं देखने गया वहाँ, वो देखने उन्होंने, वासु ने सचिन में जब गया तो उन्होंने पैट कराया सचिन को मेरे को दिखाना। एंड उसको देख के पहले दिन मैंने देखा तो दिख गया कि यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बच्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एकदम गुलाबी पिंक, छोटे इतने स्वीट दिखते थे। एंड 2 साल में खेला वो इंडिया वाकई। उस टाइम के प्लेयर्स की बात क्या थी, मतलब जैसे राहुल द्रविड़ हो गए, VVS हो गए, सचिन सर खुद हो गए, और वीरेंद्र सहवाग, और ये सब जो बैट्समैन थे, ये सब मतलब गोल्डन पीरियड बोलते हैं वो इंडियन क्रिकेट का, बिल्कुल गोल्डन पीरियड। और मैं सोचता हूँ कि वो जो पीरियड है 2000 से 2004 का, वो जो इंडिया का बैटिंग है, मैं नहीं सोचता कि इतना सॉलिड बैटिंग इंडिया में अभी तक आया। देखिए विराट कोहली ग्रेट है सब है, बट उतना और इतना एंटरटेनिंग, इतना क्वालिटी और क्लास वाला बैटिंग लाइनअप, इतना वेराइटी वाला बैटिंग कि अगर आप टॉप ऑर्डर से देखें, वीरेंद्र सहवाग अपने आप में मैच विनर, डिफरेंट स्टाइल। 3 नंबर पर राहुल सॉलिड, देखने में वो भी अट्रैक्टिव थे, अलग थे, हालांकि सॉलिड खेलते थे। सचिन के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सौरव आउटस्टैंडिंग ऑफ साइड प्लेयर, VVS लक्ष्मण ऑल टाइम ग्रेट, ऑल मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेयर। तो वो बैटिंग लाइनअप, तो मैं टेस्ट हिस्ट्री का मैं कईयों को बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से टेस्ट हिस्ट्री में ग्रेट बैट्समैन हुए, इस ऐसी बात नहीं, हर बैटिंग साइड में उसमें रहे, बट इतनी एंटरटेनिंग बैटिंग 6 टॉप 6 मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में इतने वैसा क्वालिटी और क्लास 6 जनों का बहुत मेरे को दिखता नहीं, ध्यान नहीं आता मुझे कोई हिस्ट्री। इवन आज भी वो लोग उसी की बातें करते हैं कि हाँ, वो क्वालिटी जो थी, देखिए आज विराट कोहली ग्रेट है, आज बहुत आगे, बट उस टीम में फिट होने के लिए मैं नहीं सोचता कि विराट के अलावा उस टीम में कोई और टेस्ट प्लेयर फिट होता। एक ओपनिंग स्लॉट में कोई आ सकता था ओपन, बाकी आज के क्रिकेट में विराट के अलावा उस टीम में बैट्समैन टॉप 6 में कोई नहीं आता, क्योंकि इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप थी वो। एक प्लेयर के बारे में और पूछूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी, वो भी आपके टाइम पे ही निकले आगे बढ़ के, तो कैसा, क्या सोच रहे थे उस टाइम पे कि रॉ टैलेंट है, छोटी जगह से आए हैं? देखिए वो भी मुझे स्टोरी अच्छी याद है कि प्रणब रॉय एक फॉर्मर इंडिया प्लेयर हैं, पंकज रॉय के बेटे, गावस्कर के साथ ओपन किया हमने, वो मेरे साथ सिलेक्टर थे, 2002-3 की बात है। और ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि उनके धोनी के सिलेक्शन के बारे में मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैंने सुना है कि एक दूसरी स्टोरी चली हुई है कि किसी और ने करा स्पॉट। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अभी मैं सिलेक्टर हूँ और ये भी सिलेक्टर है मेरे साथ, प्रणब रॉय। मैंने धोनी को भी ये चीज़ बोली थी कि मैं सबसे पहले, मेरे को तुम्हारे बारे में प्रणब रॉय ने बोला था। अच्छा। क्योंकि मैंने सोचा कि उसको पता चलना चाहिए, तो प्रणब रॉय ने मेरे को ये बोला, एक बार बोला कि यार संजय वो ईस्ट जोन से सिलेक्टर थे, तो बिहार, धोनी बिहार से खेल रहे, तो उस प्रणब ने मेरे को 2-1 बार बोला था, संजय यार एक लड़का बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है, बहुत अच्छा है, धोनी विकेट कीपर बैट्समैन है, पर यार बड़ा बैटिंग तगड़ी मारता है, तो तू उसको देख कहीं। तो बाकी सिलेक्टरों ने देख रखा था, किरण मोरे ने देखा हुआ था, किरमानी ने नहीं देखा था जो हमारे चेयरमैन है। मैंने कहा ठीक है, तो एक मैच था देवधर ट्रॉफी का सिलीगुड़ी में, ईस्ट जोन वर्सेस कोई टीम थी, धोनी खेलने वाले थे मैच। तो मैंने किरमानी को बोला, मैंने किरी अपन दोनों चलते हैं मैच देखने, देख लेते हैं अपन, सब बोल रहे।
तो हम दोनों, मैं और किरमानी, वो मैच देखने गए और वो अगेन लो स्कोरिंग मैच था। धोनी ने शायद 3 नंबर बैटिंग की और 41 रन बनाए हमने, तो इम्प्रेसिव लगे बिल्कुल, कीपिंग में बैटिंग में भी। और फिर हमने कुछ महीनों बाद इंडिया एक ही टीम गई, जिम्बाब्वे और केनिया, उसमें नमन ओझा भी गए थे। नमन और धोनी दोनों सिलेक्ट हुए उसमें एज विकेट। और वहाँ पे धोनी ने एक आउटस्टैंडिंग पारी खेली, 185 या कुछ ऐसी बनाई थी, उस पे से वो आगे निकल गए नमन के भी और इंडियन टीम में आए। एंड अगेन रेस्ट इज हिस्ट्री। तो धोनी ने भी अपनी टैलेंट से, अपनी मेहनत से मैच विनर थे अपने आप में। वो टाइम बड़ा अच्छा अनुभव है मेरे उसमें कि वो उतनी अच्छी टिक के क्रिकेट हमने देखा। धोनी और आगे चल के लेजेंड हो गए, वो सब लेजेंड हो गए, बने सब बड़े बड़े। फिर इन लोगों के साथ टूर तो बहुत सारे किए, बहुत सारे अनुभव हैं सबके। एक और डिसीजन आपके टाइम पे आया था कि शायद धोनी को कैप्टन बनाने का। धोनी ने बहुत बार बोला है कि वो स्टार्टिंग से कैप्टनसी कहीं नहीं करी है, पर आप लोगों ने क्या देखा और क्या बिलीव रखा कि हाँ यार अगर किसी में देख सकते तो एज ए कैप्टन देख सकते हैं। और 2007 वर्ल्ड कप जो T20 हुआ उसमें उन्होंने रिजल्ट आगे दिया और आगे चल के बहुत अच्छे कैप्टन बने। देखिए, ये भी कुछ असली स्टोरी सामने नहीं है, मैं वो नहीं खोलना चाहूँगा, पर हाँ कप्तान हमारे इसमें बने। हाँ पर धोनी जब बन रहे थे, कप्तान बन सकते थे, तब उसके बीच में अनिल कुंबले बने थे। हाँ। क्योंकि हमने अनिल कुंबले को, हमने सोचा कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे में, जो ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक अनुभव की जरूरत है, धोनी नए होते कप्तान। सो हम लोगों ने डिसाइड किया, सिलेक्शन कमेटी ने, दिलवे वेंगसरकर चेयरमैन थे, कि हम इंडिया में कप्तान बनाएंगे उनको। ऑस्ट्रेलिया का टफ दौर होता है, जो मंकी गेट हुआ अगर आपको याद है। तो हम नहीं चाहते थे कि कोई नया कप्तान एकदम ऑस्ट्रेलिया का टफ टूर में पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस की एक हैबिट है कि वो जो भी एक टीम आती है उसके कैप्टन को टारगेट करते हैं। उनका मीडिया भी, प्लेयर्स भी, सब आज भी वही है। आज भी जैसे एशेज चल रही है, वो बेन स्टोक के पीछे पड़े हैं, वो टारगेट करते हैं। उनका ये है कि अगर हमने कप्तान को लो कर दिया तो टीम का मोरल भी लो होता है वो, और नथिंग रॉन्ग इन इट, वो स्ट्रैटेजी। सो हमने सोचा था कि धोनी को टफ होने दें, और मैं सोचता हूँ वो हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि धोनी तो ग्रेट कप्तान बन गए बाद में, बट वो नए नए रहते और वो मंकी गेट आना और सब आना वो अवॉइड हो गए। अनिल कुंबले ने उसको बहुत अच्छा हैंडल किया, हम सीरीज़ बहुत अच्छी खेले। उसके बाद अनिल ने यहाँ पाकिस्तान के गेंद भी जीते, और फिर धोनी कप्तान बन के आए, और फिर धोनी हो गया। एक चीज़ और पूछूंगा कि आज के टाइम पे तो सिलेक्टर्स पे सोशल मीडिया का प्रेशर रहता है, पब्लिक जरा से हमें सिलेक्टर्स को क्रिटिसाइज करने रखती है। तो जब आप लोग सिलेक्टर्स थे तो उस टाइम पे कुछ अलग प्रेशर रहता था या मीडिया का कोई प्रेशर रहता था, और उसको आप लोग कैसे टैकल करते थे? नहीं, कुछ नहीं। मैं नहीं सोचता कि आज के सिलेक्टर भी होते होंगे, क्योंकि हम तो कभी मीडिया से अफेक्ट नहीं होता था सब सिलेक्शन। मेरे को आज भी ध्यान है, विराट कोहली को जब सिलेक्ट किया तब क्रिटिसिज्म हुआ कि बहुत जल्दी सिलेक्ट कर दिया, नया है। उसमें भी कुछ लोगों ने बोला था कि अरे बहुत यंग है, अभी क्या 19-20 साल का है अपने, ये भी हुआ था। तो ये तो होता है। फिर वो जो जब बन जाते हैं तो फिर वो सब चुप हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये तो पार्ट है। और आप जब डिसीजन लेते हैं तो कभी गलत होगा, कभी ठीक होगा, ये तो होता है। नहीं, सवाल ये है कि ईमानदारी से होना चाहिए, कि आपको जो ठीक ईमानदारी से लगा, आपको क्रिकेट के इंटरेस्ट में, टीम के इंटरेस्ट में, वो करा। उसमें तो कभी आप गलत हो गए, कल ही वो हो गए। उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, या उसमें इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, या कुछ फेवर नहीं होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नहीं है वो चीज़ तो कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं। और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो मतलब रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा करते हैं पर उन्हें चांस नहीं मिल पाया, जैसे अमल मुजुमदार, मतलब वो बहुत अच्छा उनका डोमेस्टिक करियर, बट उन्हें चांस नहीं मिल पाया। तो ऐसे प्लेयर्स को आप कैसे टैकल करते हुए, कुछ उनसे बात करके? देखिए, ये तो अमोल, जैसे अमोल का नाम अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो कोच के लिए बन के अच्छा लड़के होंगे आगे। वो अच्छा क्रिकेटर थे, अब मैं बाकी बात नहीं करूँगा। अच्छे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे वो, सवाल ही नहीं उठते इतने। और ऐसा तो होता ही है। जैसे अब उसी समय देवेंद्र बुंदेला भी थे, एमपी के। पर कंपटीशन में कौन था? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण। अब आएगा कोई अमोल या बुंदेला या जो भी है, इनमें से किसकी जगह आएगा? हाँ। सेम चीज आप देखिए, आपने पैडी शिवालकर का नाम सुना होगा, बंबई के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। अगर आज क्रिकेट खेलते रहते तो इस इंडियन टीम में किसी भी स्पिनर की जगह खेलते वो बाट बैठा के। बट वो इंडिया के लिए नहीं खेले। क्यों नहीं खेले? क्योंकि सामने बिशन सिंह बेदी थे। हाँ, तो ये आपके लक यहाँ पे आता है। हाँ। आप मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो, पर अब आपके कंपटीशन में कौन है? अब आपका बैड लक हो गया। नमन ओझा थे कंपटीशन में धोनी साहब, पर धोनी आगे निकल गए। धोनी निकल गए तो स्वाभाविक है नमन नहीं खेल पाए। और एक मैच, टेस्ट मैच मिला जब धोनी अनफिट थे और नमन टेस्ट खेलने श्रीलंका गए। सो ये तो लक पे भी होता है कि आपको जब, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको आज के गौतम गंभीर की स्टोरी बताता हूँ आपको, जो अभी तक कभी बाहर नहीं आई, आपके पॉडकास्ट पे पहली बार बोल रहा हूँ। तब मैं सेक्रेटरी था, बीसीसीआई सेक्रेटरी था। संदीप पाटिल
चेयरमैन थे संदीप पाटिल ने अपनी बुक अभी रिसेंटली उनकी निकली है 3 महीने पहले, उसमें ये स्टोरी डाली है, पर वो थोड़ी सी उनने मेरा जिक्र किया है इसमें, वो थोड़ा सा कुछ गलत बोल गए, गलत यानी वो इंसिडेंट भूल गए, इधर से उधर है वो। सिलेक्शन कमेटी में ये 2012 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच है और संदीप पाटिल चेयरमैन है और 4 दूसरे सिलेक्टर हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ कन्वीनर मीटिंग में। एंड संदीप पाटिल शिखर धवन को खिलाना चाहते थे नया लेके, पर बाकी 4 सिलेक्टर्स ने गौतम गंभीर को बैक किया कि टाइम से खेलते आ रहे हैं वो, कि वो गौतम गंभीर, तो संदीप माइनॉरिटी में थे तो नहीं हो पाए। मैंने टीम सुरेश रैना का भी कमबैक हुआ, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, सबको इन्फॉर्म किया कि आपको 4 दिन बाद बम्बई SSR अपना इन्फॉर्म करना होटल में जाके यहाँ। तो गौतम का मेरे को फ़ोन आया, बोले सर मेरे को आज मैंने मैच खेला है दिल्ली के लिए, थोड़ा फीवर था मुझे, तो फीवर था तो मैं आपको कल बताऊं क्या कि मैं खेल पाऊंगा कि नहीं डॉक्टर को दिखा के। तो मैंने कहा ठीक है, आप टीम बताना मत किसी को, फिर मैं होल्ड कर रहा हूँ, मीडिया में नहीं दे रहा हूँ आज। तो नेक्स्ट डे उसने मेरे को एक सर्टिफिकेट भेज दिया था कि डॉक्टर ने उसको 1 वीक का रेस्ट बोला है। जॉन्डिस का मेरे को आज भी याद है, कुछ जॉन्डिस का टच ऑफ जॉन्डिस ऐसा कुछ था। एंड मैं नहीं रहूँ अवेलेबल 7 दिन, वो टेस्ट मैच आ गया था बीच में 4 दिन बाद। तो मैंने संदीप पाटिल को फ़ोन किया, मैंने कहा संडी ऐसा ऐसा, तो संडी ने मेरे को पट से एकदम बोला, वो ये किताब में डाला है उसने कि बोले संजय शिखर धवन, बोले तू बोल दे उसको, किसी को मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, बोल दे। देन शिखर को इन्फॉर्म किया पहले टेस्ट में 100। तो देखिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना आना चाहिए, तो फिर गौतम खेले नहीं उसके बाद। और शिखर धवन इस्टेब्लिश हो गए। अब आप इसको लक कह लो या जो भी कह लो, गौतम खेलते और अगर और खेल जाते तो शिखर रह जाता, पर उसको मिला और उसने अपॉर्चुनिटी ऐसी बना ली कि जगह पक्की कर ली। जगह पक्की। प्लेयर जैसे नमन ओझा होते हैं, उन्होंने बहुत टाइम वेट करा है, तो आपने उनको देखा है, आप ही के क्लब से वो थे, तो कैसे वो अपने आप को मोटिवेटर रखते थे इतने लंबे टाइम के लिए? नमन तो शुरू से आज भी मोटिवेटेड है, वो आज भी वेटरन्स का वो खेल रहा है, अभी मेरे ख्याल से कहीं गई हुई है खेलने। सो अभी भी वो, मैं जिम में जैसे मैं करता हूँ सुबह जिम, तो मेरे साथ रहते ही है वहाँ पे जिम में। तो मोटिवेशन, अगर मैं अभी 75 साल की एज में जिम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है, तो वो तो अभी खेल रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वेटरन्स का, वो सब सचिन वगैरह के साथ खेल रहे हैं, वो सीरीज वो घूमते रहते हैं दुनिया में सब जगह, तो वो मोटिवेशन भी है, वो तो खेल रहे हैं। बट और वो आदत हो जाती है, आपके सिस्टम में आ जाता है, आपके एक हैबिट बन जाती है, रूटीन बन जाता है। तो जैसे मेरा रूटीन बन गया, मुझे अभी कुछ खेलना नहीं है, कहीं कुछ अचीव नहीं करना, पर मेरा है रूटीन, वही मैं लाइफस्टाइल में पार्ट बन गया। बट उनके बैक ऑफ द माइंड में तो रहता होगा यार कि मैं इतना कर करके आ रहा हूँ, बट चांस नहीं मिल रहा है। उनको बैकअप, एक्चुअली नमन को प्रॉब्लम आ गई थोड़े साल पहले बैक की, उसको बैक का इशू हो गया, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसीलिए नहीं, फिर क्योंकि रणजी ट्रॉफी मैच 4 दिन के होते हैं, उसमें आपको विकेट कीपिंग पूरा करना है, उसमें लोड बहुत आता है नीज पे, बैक पे, फिर आप बैटिंग भी कर रहे हो, तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम, नमन को जो बैक का थोड़ा हुआ, उससे थोड़ा असर पड़ गया खेल में उसको। बट अभी वो T20 तो खेलते हैं, T20 IPL भी बहुत अच्छा खेले थे, और अभी वो खेल रहा है T20 अंदर अभी भी। 2022 में जब रणजी ट्रॉफी जीती, तो कैसा लगा आपको कि जो विजन आप लेके चल रहे थे बैक से, मतलब पीछे आपने इतने सालों काम करा MPCA से, तो वो लगा आपको कि फुलफिल? बहुत अच्छा लगा कि एक सिस्टम जो क्रिएट हुआ उसका रिजल्ट, क्योंकि देखो आप सिस्टम कुछ क्रिएट करते हैं जब, तो टाइम लगता है उसका, हमेशा एकदम नहीं बनता। हम जब चंद्रकांत पंडित कैप्टन थे, मैं उस साल कोच था उनके साथ, तो हम बैंगलोर में रणजी ट्रॉफी फाइनल में 80 रन की लीड लेके हार गए थे कर्नाटक से। तो चंद्रकांत पंडित कप्तान थे, तो वो मेमोरी तो दिमाग में थी ही। तो अभी जब फाइनल में आ गए, तो सब जने मुझे बोल रहे थे फाइनल में आओ, तो मैं थोड़ा टोटके में वो करता हूँ, तो मैंने चंदू पंडित को बोला कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे को वो घूम फिर के वो फाइनल आ रहा है, मैं आया था वहीं पे हुआ था, तो मैंने कहा हम टोटका कर रहे हैं, हम यहाँ पे खेलेंगे, और हम जीते। तो चंद्रकांत पंडित एस कोच बन के आए, सबसे बड़ी बात तो कि कंट्रीब्यूशन प्लेयर्स तो थे ही, पर उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट को बहुत बदला। चंद्रकांत पंडित के कोच बन के आने से एक हमारा थोड़ा सिस्टम कल्चर जो था, उसमें सिलेक्शंस के प्रॉब्लम भी थे, सब थे, वो सब उनके आने से दूर हुए। जो कई कुछ चीज़ें जो ठीक नहीं होती थी, वो उन्होंने ठीक कर दी, प्लेयर्स को मोटिवेट करा, प्लेयर्स को गाइड करा। तो ये कंबाइंड नतीजा था। एक MPCA का जो सिस्टम, हमारा अकेडमी खुली, अकेडमी पहली रेसिडेंशियल अकेडमी थी हमारी, 2008 में खुली थी हमने जब, अमय उसमें कोच था, हमें भी। सो ये सब लड़के वहीं से निकले हुए हैं सबके सब। ये इस अकेडमी में थे वेंकटेश, रजत, आवेश 14-15 साल के, इससे सब, तो ये सब वो सिस्टम से बन के निकले। एंड फिर चंद्रकांत पंडित के आने के बाद वो सब इकट्ठे होकर चंद्रकांत पंडित की गाइडेंस में, उनके हेल्प से वो सिस्टम में सब क्लैरिटी आ गई और उनने मोटिवेट करा, उसका नतीजा मिला। बट
वो ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं थी। जैसे मैं एमपी क्रिकेट को चेंज होने में एक नाम कभी नहीं आता है सामने जो मेरे को बहुत बुरा लगता है, वो है अशोक मनकट का। तो मैं सोचता हूँ कि एमपी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1996 में शायद, चंद्रकांत पंडित के पहले जब माधवराव सिंधिया जी प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने अशोक मनकट को यहाँ कोच करके बुलाया। अच्छा। और उसके पहले सब यहाँ यंगस्टर्स को चांस ही नहीं मिलता था, तो सिंधिया जी ने उस हिसाब से बुलाया था उनको। और फिर उन्होंने, मैं उनके साथ हो गया था कि मैं उनको हेल्प करूं करके, तो मैंने उनको सब यंगस्टर दिखाए नए अशोक मनकट को। और सरवटे साहब जब चेयरमैन होते थे रणजी ट्रॉफी के, मैं भी सिलेक्टर था तब, बट यंगस्टर्स को हम दे ही नहीं पाते थे, कुछ हमारे सिलेक्टर तैयार ही नहीं होते थे खिलाने। तो जब अशोक मनकट को दिखाया, मैंने सब दिखाया पूरा एमपी घुमा के उनको कि देखो ये बच्चे अच्छे टैलेंट है हमारा। तो अशोक मनकट ने मेरे को बोला कि संजय भाई, मेरे को आज भी उनकी एक गुजराती वो याद है, बोले मेरे से गुजराती में एक वो होती है कहावत, घर का जोगी जोगड़ा करके जो है ना, वो हिंदी में गुजराती में, बोले आपने क्या कहने से नहीं हुआ, मैं कैसे करता हूँ देखो। और उसने वो टीम बदली पूरी, उन्होंने वो सब यंगस्टर्स को लिया, सारे यंगस्टर्स लेके पहली बार अशोक मनकट के कहने से वो चेंज हुआ। अच्छा। और अशोक मनकट ने वो प्रथा चालू करी और 2 साल में वही यंगस्टर्स, फाइनल ये हिरवानी, अमिताभ, नीलो से लाहौर, ये सब वो लॉट है, मुकेश साहनी, ये वो लॉट है जो सब स्कूल, ये सब 16-16 साल के थे। और इनको दिखाया और फिर वो अशोक मनकट ने उनको पिक कर लिया टीम में, और उनके से शुरुआत हुई। और फिर 2 साल बाद जब अशोक नहीं थे तो संदीप पाटिल एज कैप्टन आए, तो उनको ये खिलाड़ी थोड़े पके हुए मिले और उन्होंने फिर अपनी कैप्टनसी से उससे वो ऊपर लाना चालू किया। फिर चंद्रकांत पंडित को कैप्टन बन गए, तो वो सिस्टम ऐसा बढ़ता गया। तो उसमें काफ़ी योगदान है। वो ये जो रिजल्ट आते हैं ये एकदम ऐसे नहीं होते, एक सिस्टम चेंज होते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट आज चेंज हो रहा है, तो वो सिस्टम, या जैसे लड़कियों का क्रिकेट, अभी आपको मैं यही बता दूँ, बीसीसीआई सेक्रेटरी था 2011 से 13 तक, तो मैं आईसीसी की मीटिंग में जाता था बाहर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उसमें, तो आईसीसी का एक रेजोल्यूशन था कि लड़कियों का क्रिकेट जो बोर्ड है, होम बोर्ड जैसे बीसीसीआई अपना, वो सब उनके अंडर में आना चाहिए। पर बीसीसीआई में कोई इंटरेस्टेड नहीं था वीमेंस क्रिकेट लेने के लिए। तो मेरे को वहाँ पे बोलते थे सब कि आप इनको लेना है, लेना है, लेना है। तो मैंने, प्रेसिडेंट होते हमारे एन श्रीनिवासन, बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे मेरे टाइम, तो मैंने जब मैं उनको बोलता था तो वो कीन, यार संजय गिव देम 30 करोड़, लेट देम रन इट, उनको करने दो, 30 करोड़ दे दो। फेडरेशन खुद अलग था वो। हाँ वो था, पर आईसीसी का ये था कि आप लो, बीसीसीआई हैंडल। सो मैं उनको बोला कैसा साथ, तो फिर अल्टीमेटली बोले देन यू टेक केयर ऑफ इट। मैंने कहा यस आई विल टेक केयर ऑफ। अब मेरे पास आदमी, लड़कों का क्रिकेट ऑलरेडी है, तो फिर मैंने, एक में नाम नहीं लूंगा, एक और मेरे कलीग थे ऑफिस बेरर, उनको इंचार्ज बनाया वीमेंस क्रिकेट का। 10 दिन बाद बोले यार मैं नहीं देखूंगा यार, अब मैं सेक्रेटरी हूँ तो लेना पड़ा मुझे। मजबूरी थी, मुझे देखना पड़ा। पहले ही साल में मेरे को याद है 6 महीने में हमने 2 या 3 टूर इनके अरेंज करे। अब ये हरमनप्रीत उसमें बिल्कुल नई थी, अभी जो कैप्टन, यहाँ मिथाली कैप्टन थी, हरमनप्रीत। सो उनको लेके उनके फिर मैंने वो करा कि भाई लड़कियों का क्रिकेट भी जब लिया तो पूरा ही करेंगे, तो उनको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हो उनके। हमने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड 2 दौरे मैंने फिक्स किए विदिन 6 मंथ, और बांग्लादेश की टीम आई, उनको खिलाने चालू किया एक्सपोजर के लिए। और गुंटूर है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर में एक एकेडमी बनी हुई थी वहाँ लेडीज़ की। एक न्यूजीलैंड की फॉर्मर क्रिकेटर वहाँ आंध्र प्रदेश के लिए आई हुई थी। सो मैंने उसके आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से टाई अप किया, वो एकेडमी लड़कियों के लिए कर दी। अच्छा। और इनको करना चालू करा, एंड इस तरह से इनकी शुरुआत हुई है 2012-13 के बाद। तो शुरुआत इस तरह से हो गई। तो ये धीरे धीरे बीसीसीआई में आ गया और टीम बनती गई। फिर लोग बीसीसीआई की जो प्रोफेशनल यूनिट होती थी बम्बई की, सब उन्होंने भी फिर ध्यान रखा। बाद में जो ऑफिस बेरर्स आए, चलता गया, सिस्टम में आ गया, तो पनपता गया फिर इस तरह से। अगेन वो सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है एंड वो टाइम लेता है, एकदम रिजल्ट नहीं बनते। हाँ, वो सिस्टम, जैसे आपने वो विजन रखा कि वो जो एकेडमी बनी है प्रैक्टिस हाँ, कि उसके मुझे मानता कि आएंगे नतीजे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो जीते हमने, सारी चैंपियनशिप जीती भी थी तब। उसके बाद 2 साल बाद हम 16 की चैंपियन बन गए थे एकेडमी आने के बाद। हाँ, अंडर 16 का विजय मर्चेंट ट्रॉफी 3rd ईयर में जीत ली हमने। वो 14 या फिर 16 में जीती थी विजय मर्चेंट। तो इस तरह से हम जीतते गए। अब लड़कियां जीत रही हैं, तो अभी चंद्रकांत पंडित का योगदान तो है ही खुद का भी, पर वो सिस्टम क्रिएट हो गया है कि लड़कियां भी जीत रही हैं। जूनियर में लड़कियां सब, जूनियर सीनियर सब चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। अब लड़कियां भी क्रिकेट इंडियन टीम में खेल रही हैं हमारी, जूनियर में भी और सीनियर में भी। तो ये अगेन सिस्टम से था, ये सिस्टम बना धीरे धीरे। और मतलब मैं प्लेयर्स जो अभी बने हैं उसका थोड़ा सा क्रेडिट मतलब अमेय खुरैशी सर को जाता है कि उन्होंने हाँ, अमेय का योगदान है।
लड़कियों के इसमें तो इतना नहीं होगा मैं, पर But ये सब लड़कों में रजत और ये सब इनिशियली थे। आवेश का मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब 2008 में हमने स्टार्ट की एकेडमी, आशुतोष शर्मा जी, नाम सुना है? हाँ। अभी खेला, अभी गया इंडियन टीम से इंडियन टीम में वो T20, अभी, अब हाँ। रेलर्स में आ गया वो, उसका भी किस्सा सुनाता हूँ। क्या हुआ, जब एकेडमी चालू की तो मैंने एक अंडर 14 टूर्नामेंट स्टार्ट किया, इंटर डिवीजन, हाँ है ना, कि 14 साल के बच्चों का एक कैंपन पूरा इंटर डिवीजन करते, उसके बेसिस पे एकेडमी के लिए बच्चे चुनेंगे 20। हाँ तो पहले साल वो मैच एक यशवंत क्लब में मैच हो रहा था, हाँ रीवा वर्सेस उज्जैन डिवीजन। मेरे को आज भी याद है वो मैच। और मैं स्विमिंग करके क्लब से टेनिस खेला, स्विमिंग करके निकला। मेरी आदत थी, बच्चे खेलते थे तो मैं थोड़ी देर बैठ के देखता था। तो मैं जाके वो गेट पे खड़ा हो गया ग्राउंड के और कुर्सी लगा के बैठा, तो 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। दोनों बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो फिर मुझे जाना था, तब मैं बैंक में था, तो मुझे बैंक का टाइम हो रहा था। तो मैंने निखिल मोनू, अपना मेनन, अभी नितिन मेनन, मोनू, हाँ, हम नितिन उसको मेनन, मोनू बोलते हैं। मोनू और निखिल पटवर्धन अंपायरिंग कर रहे थे। तो मैंने उनको दोनों को बुला के बोला कि मैंने कहा ये दोनों बच्चे का नाम मुझे आज शाम को तुम ऑफिस में दे देना, ये दोनों बच्चे। और मैंने कहा इनको अकेडमी के लॉट में। तो उनने दे दिए मेरे को नाम, शाम को दे दिए। तो एक उसमें वो सिद्धार्थ पाटीदार अभी भी खेलता हाँ, है, और दूसरा था आशुतोष शर्मा। अच्छा, और छोटे छोटे बच्चे थे 13-14 साल के, उनको डाल दिया अकेडमी में। और वो पिक कर लिया। ऐसे ही फिर पूरे एमपी में ट्रायल्स किए थे। तो ट्रायल्स में हमने अलग अलग सिलेक्टर्स भेजे थे अपने। उसके बाद कुछ अमय ने 51 बच्चे सिलेक्ट करके फाइनल के लिए यहाँ बुलाए। तो अमय ने बोला कि सर वो मैं चाहता हूँ आप भी देख लो आके। तो मैंने कहा तुम कर लेना, मैं आऊँगा थोड़ी देर के लिए। तो मैं उस दिन आया, यहाँ सीढ़ी से उतर रहा था स्टेडियम के पास से। तो एक बच्चा भागते हुए जा रहा था, फास्ट बॉलिंग, छोटा लड़का, बॉल फेंका, 2-3 बॉल मैंने आते आते ही देख लिए इसके। तो मैंने अमय से बोला, मैंने कहा अमय ये बच्चा अच्छा लग रहा है, इसको रख लो अकेडमी। तो मैं हमें बोला कि सर मेरे को भी अच्छा लग रहा था, तो मैं यही चाहता था कि आप भी कंफर्म। ने कहा रखो इसको, रखो। अब वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन के बाद मैं जब जा रहा था तो वही लड़का मेरे पास आया भग के, और ऐसे पैर छू के बोला कि सर वो आपने मुझे पहचाना नहीं? तो मैंने कहा नहीं, कौन हो तुम? तो एक हमारे यहाँ स्टारलिट के सामने रऊफ़ भाई थे, पान की दुकान थी, अगर आपको ध्यान है, अब तो उखड़ गई, वो पान की दुकान थी वहाँ। और उसके साथ ही एक चाय की दुकान थी। तो हम 4-5 जने वहाँ चाय पीते थे। और वो रऊफ़ भाई इसके चाचा है, अच्छा, तो बड़े ज़्यादा है। हाँ। और इसके फादर भी, वो लोग वहाँ पान की दुकान चलाते थे। तो हमारा वहाँ पे पान भी खाते थे और बड़े अच्छे मित्र हो गए थे। तो बोले सर मैं रऊफ़ भाई का भतीजा हूँ। अच्छा, तो वो आवेश था, बट उसने पहले नहीं बोला कि मैं हूँ। सिलेक्ट होने के बाद उसने मुझे बताया था। तो अगेन मेहनत से, अपनी मेहनत से एकेडमी में आ गए सब। ये सब यहीं के प्रोडक्ट हो गए। हाँ फिर बाद में चंद्रकांत पंडित के आने के बाद तो यही वो प्रोसेस है, कंटिन्यूटी है। फिर खुद की डेडिकेशन, खुद की मेहनत। थोड़ी कोचिंग स्टाइल कितनी डिफरेंट है चंद्रकांत पंडित सर की और अमय गुरसिया की? दोनों ही अभी रणजी ट्रॉफी के कोच हैं। चंदू सर का सब बोलते हैं कि इन्वॉल्वमेंट उनका थोड़ा ज़्यादा रहता है प्लेयर्स को लेके, और अमय सर का बोलते हैं कि वो स्किल बेस्ड ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, वो हमें थोड़ा स्किल का था, टेक्निकल भी। चंद्रकांत पंडित मतलब है कोचिंग पर, एटीट्यूड पे और स्ट्रैटेजी में ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रैटेजी बना के जो खेलते हैं चंद्रकांत पंडित, जहाँ जहाँ गए वो स्ट्रैटेजी से, देखिए उनके इसमें रणजी ट्रॉफी विदर्भ भी जीत गई, बम्बई भी जीती, एमपी भी जीती। राजस्थान वो भी सेम चीज़, वो कप्तान थे। तो जहाँ वो जा रहे थे, एमपी में खेले इतनी टीम से, तो ऑलमोस्ट जीत गए थे रणजी ट्रॉफी। सो मोर ऑफ ए स्ट्रैटेजिस्ट, एंड अब इतना मैं तो उनके साथ एज ए कोच भी रहा था जब वो कप्तान थे। तो बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हमें, आप ठीक बोल रहे हो, हमें मोर स्किल बेस्ड है, बट स्ट्रैटेजी भी अच्छी है। बट हमें इतना ज़्यादा कैप्टनसी के बाद अब इन्वॉल्व हुआ है कोच की कैप्टनसी में। सो फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। और केरला के लिए तो अच्छा किया ही था उन्होंने। एक चीज़ और, क्या डिवीज़न लेवल पे भी प्लेयर को मैच फीस अलोकेट होनी चाहिए या उन्हें कुछ मिलना चाहिए? ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा हो कभी? नहीं, मैं तो अभी हूँ नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए क्या शायद? वो देखिए, मैं बहुत फेवर में हमेशा रहा हूँ कि प्लेयर्स को बहुत कुछ होना चाहिए, बट प्लेयर्स के लिए ये भी नहीं आना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही है। अभी आईपीएल में, अभी एक कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत कड़वा सच है जो लोग बोलते नहीं है, कि कई लोग कई स्टेट में, पूरे थ्रू आउट इंडिया हो रहा है कि जो प्लेयर्स को, जैसे अब हमारे प्लेयर्स, जैसे आपने बोला ये सब अकेडमी से बन के आए हैं, या एमपीसी ने इनको खर्चा करा है, कोच किया, बनाया है। तो ऐसे मैं एमपी क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इससे बड़े क्रिकेटर भी हैं बहुत सारे, जो फिर बाद में जब आईपीएल में आ जाते हैं तो वो स्टेट के लिए नहीं खेलते फिर। हाँ, फिर आईपीएल टीम्स के लिए, फिर वो अपने मालिकों के लिए खेल रहे हैं। तो ये तो गलत है मॉरली जी। ये तो मॉरली, ये तो ऐसे हो गया कि जैसे
आप माँ बाप ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया, बढ़ गए, अब आप उसके बाद किसी ने आपको पैसे दे दे दिए बना दिए, तब आप माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे हो, पर उनके लिए हो गए। सो इस तरह का हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि सब करते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। हमारे लड़के खेलते हैं अभी भी हमें, बट ऐसा होने लग गया अब कि लोग अब अपने आप को प्रिजर्व करते हैं, अपने आप को प्रिजर्व करते हैं कि हमें आईपीएल के रहना है। उनको डर रहता है कि हम इंजर्ड नहीं हो जाएं, इंजरी नहीं हो जाए, तो वो चले जाएगा। और आईपीएल आजकल सबके लिए टॉप प्रायोरिटी हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आईपीएल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मनी एंगल निकाल दो आप पैसे का, तो आईपीएल का हिस्ट्री में कुछ नहीं है। आईपीएल में कौन क्या कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, आप देखिए कि इंडियन प्लेयर सब करते हैं, पर बाहर वाले जो प्लेयर्स आते हैं वो आईपीएल एक लिमिट तक खेलते हैं। कुछ मैच खेलते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपनी कंट्री के लिए खेलने। हाँ। वो वहाँ के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं, और वो खेलते हैं अपने 60-70% पे। यहाँ आप देखते हो कि यहाँ पैट कमिंस जैसे बॉलर को, या वो अपना स्टार्क आया था, उनको लोकल लोग मार रहे हैं, कर रहे हैं। वो आईपीएल में मार सकते हैं, वहाँ जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फंसेंगे उड़ा देते हैं, फिर वो वहाँ देते हैं 100%। तो ये गलतफहमियाँ लोगों में नहीं रहनी चाहिए। बट अब ये हर कोई इसको नहीं कर पाता, एक लिमिट तक जाते हैं वो आईपीएल में। एक क्वेश्चन और कि आप इतने टाइम से एमपीसीए से जुड़े हुए हो, और एक सिंधिया परिवार भी बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने सिंधिया परिवार ने बहुत कुछ करा है एमपीसीए के लिए। हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका बहुत हाई है, उसके बाद भी उन्होंने एमपीसीए को टाइम दिया, और आज अभी नए प्रेसिडेंट जो बने वो भी सिंधिया से ही परिवार से ही हैं। तो कैसा क्या रहा आपकी जर्नी उनके साथ, कैसे क्या? नहीं, मेरी तो खैर बहुत अच्छी रही माधव जी। मेरे को तो एडमिनिस्ट्रेशन में वही लाए थे, मैं तो बनना नहीं चाहता था सेक्रेटरी। अच्छा, एमपीसीए में तो कोचिंग कर रहा था मैं तो। एक्चुअली वो मुझे जब माधवराव जी तो सबसे पहले मुझे कप्तान बना पीछे पड़े, जब उन्होंने 83 में जब वो एमपी में आए प्रेसिडेंट बन के एमपीसीए के। हाँ, तो मुझे अभी भी याद है दैनिक भास्कर का इनॉग्रेशन का फंक्शन हुआ। मैं 1.5 साल पहले रिटायर हो चुका था, मेरे को स्लिप डिस्क हो गई थी बैक की, तो मैं रिटायर हो चुका था फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। और अशोक मनकड़ आए जब, वो उस साल की बात है ये। हाँ, और हम डिसाइड कर चुके थे कि नई टीम बनाना है। तो सुहाग होटल में डिनर था भास्कर का, इनॉग्रेशन हो रहा था भास्कर का, सिंधिया जी आए थे, और रात को डिनर चल रहा था। तो मेरे को किसी का कोई आया, बोले कि वो आपको बुला रहे हैं सिंधिया जी। तो मैं गया, तो वो सब बैठे थे। उस समय कनमड़िकर साहब और डॉक्टर जिंदा थे, कनमड़िकर साहब बीसीसीआई सेक्रेटरी रहे हुए थे, ये सब बैठे थे। और उन्होंने मेरे को, सिंधिया जी ने बोला कि संजय, मैं आई एम टेकिंग ओवर एज प्रेसिडेंट हाँ, एमपीसीए, और बोले आई वांट यू टू लीड एमपी नाउ। ओह, तो मैंने इमीडिएटली बोला, मैंने कहा मारा मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। तो बोले नो नो, यू डू इट फॉर मी, 1 साल के लिए तुम खेलो। तो मैंने बोला कि मेरे को ऐसे, अरे बोले नहीं नहीं, यू हैव टू प्ले, तुम सिलेक्ट कर लो कौन से लड़के लेने। उनको मालूम था कि मैं यंगस्टर के साथ, बोले यू टेक द टीम, वॉट एवर टीम यू वॉन्ट, यू पिक द बॉय। तो वो मेरे पीछे पड़ गए। तो मैं मना कर रहा था, और वो मानने को ही तैयार नहीं कि मेरी बैक हो चुकी है खराब। तो क्योंकि उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा था, मैं उनके साथ भी बहुत खेला हुआ था, और वो बहुत अच्छा रेपो था मेरा उनका, माधव जी का। तो बहुत मीठी मीठी किस्से मुझे अपने पर्सनल खेलने के दिन के भी याद है उनके साथ। तो बड़ा अच्छा नहीं होता वो। उन्होंने फिर नहीं खेला तो मेरे को सिलेक्टर बना दिया, बोले ओके देन यू बिकम सिलेक्टर। फिर वहाँ से आपकी एक नई जर्नी तो वो सिलेक्टर बनाया, अशोक मनकड़ भी आए जो। तो इस तरह से वो चेंज हो रहा है जो क्रिकेट। तो उसमें माधवराव जी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उनमें इतना विजन था कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि वो अशोक मनकड़ को लाए, संदीप पाटिल को लाए। वही चीज़ आज भी ज्योतिराज जी की है कि अगर उनको जैसे बोला कि चंद्रकांत पंडित चाहिए, इमीडिएटली वो इंटरफेयर नहीं करते। वो इंटरफेयर नहीं, वो क्रिकेटिंग डिसीजन जैसा लिया वो इमीडिएटली बैक करते हैं। एंड फिर जहाँ जरूरत पड़ती है उनका आता ही है कॉन्ट्रीब्यूशन। नए प्रेसिडेंट के लिए आप कैसा क्या करना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ सेम चीज़ है, वो भी पैशनेट है, बहुत गेम के डायनामिक है। अभी बात हुई आपकी कुछ ऐसे? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत गाइडेंस लिया होगा उन्होंने आपसे? नहीं, ठीक है, वो तो देखिए स्वाभाविक अंडरस्टैंडिंग है, उस परिवार से इतना जुड़ाव रहा है। 3 जनरेशन के साथ हो गया मेरा, माधवराव जी, ज्योतिराज जी और युवराज। और आज की डेट में आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या, मतलब कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि जब जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि वो अच्छा रहे क्रिकेट? देखिए, अब तो सेटअप सब जगह अच्छे हो गए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा वन ऑफ द फर्स्ट स्टेडियम है जिसने अकेडमी अशोक चालू करी। अब बहुत जनों ने चालू कर दिया, अपग्रेड हो गए स्टेडियम्स। आप देख रहे हो बहुत अच्छे स्टेडियम्स पूरे थ्रू आउट इंडिया बन गए। नहीं तो पहले जैसे कानपुर का जो था ग्रीन पार्क, जरा सा छोटा सा ब्लॉक था, पवेलियन टूटा फूटा, कुछ नहीं था। अभी वहाँ पे भी नया बन गया स्टेडियम कानपुर में। तो अब तो बहुत चेंजेस आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब जगह अच्छा हो गया। बट बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि थोड़ा सिलेक्शन में ज़्यादा पारदर्शिता आनी चाहिए।
बिजनेस और मनी शुड नॉट डोमिनेट, कमर्शियल एंगल सिर्फ डोमिनेट नहीं होना चाहिए। एंड जैसे कई जो क्रिकेटर जिनके पास कोई बड़े फ्रेंचाइजी का बैकिंग नहीं है, मैं नाम ले लेता हूँ आपको, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हाँ। एक आईपीएल नहीं खेल रहा था, एक कमजोर फ्रेंचाइजी की तरह से खेल रहा था, वो दोनों बाहर हो गए। वो दोनों क्यों बाहर हो गए? उन्होंने दुनिया भर में टेस्ट 100 बनाए हुए थे, उन्होंने टेस्ट मैच जिताए हुए थे, पर ऐसे लोग खेल गए या खेल भी रहे जिनका टेस्ट क्रिकेट में नहीं है परफॉर्मेंस, पर उनको आईपीएल बैकिंग है। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, उनको आईपीएल फ्रेंचाइजी का बैकिंग है, इसलिए वो खेल गए। ये लोग क्यों बाहर हो गए? इनके जो अभिमन्यु ईश्वरन नहीं, ये तो अभी नए, मैं तो बड़े नाम ले रहा हूँ। ईश्वरन तो कहाँ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ईश्वरन तो नया है। ये दोनों का किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? एक और नाम है हनुमा पुजारी, हनुमा विहारी, इंग्लैंड में गया, उसने टेस्ट मैच बताया 6 नंबर बैटिंग करके। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, वहां टेस्ट मैच जिता दिया 6 नंबर पे। अब वो 6 नंबर का नया बल्लेबाज है, उसको खेलने दो वहां, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आपने उसको एक मैच में किसी और को एडजस्ट करने के लिए ओपन करवा दिया, एक इनिंग फेल हुआ, बाहर कर दिया। अगेन कोई बैकिंग नहीं था फ्रेंचाइजी का, तो ये कोई आवाज नहीं उठाता मीडिया में भी। मीडिया में मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं तो ये चीज़ें अपने जैसे आपको दे रहा हूँ, मैं बहुत 3 साल पहले भी बोल चुका हूँ इंटरव्यू में ये चीज़ें, कि क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता। ऋषभ पंत को 2018 में ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस भेजा गया, और जो प्लेयर गया अगेन फ्रेंचाइजी बैकिंग था। सो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आईपीएल मनी पावर एंड आईपीएल फ्रेंचाइजी शुड नॉट डोमिनेट, शुड नॉट। और मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ बाहर से, कि बहुत सारी चीज़ों में उनका बहुत से हो गया है। आईपीएल की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई है इनमें। आईपीएल की देखिए इंडस्ट्री हो गया अभी, व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट, आज एशेस हो रहा है। ये इंडिया भी जो ऑस्ट्रेलिया में खेल के आई सीरीज, इतनी आउटस्टैंडिंग सीरीज हुई इंडिया की, टेस्ट सीरीज, जो 4 टेस्ट मैचेस पूरे पैक थे, पूरे पैक थे चारों टेस्ट मैच। एशेस चल रही है, वो पैक है टेस्ट क्रिकेट। ये कहना गलत है कि सिर्फ भीड़ आईपीएल में आती है, ये तो बनाया जाता है मीडिया, मार्केटिंग ऐसी करती है, मार्केटिंग हो रही है। आईपीएल में पासेस ज्यादा इशू हैं, ये टिकट खरीद के देखने वाले लोग हैं जो देख रहे हैं। हाँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 4 टेस्ट सीरीज जो भरी हुई थी, वो टिकट खरीदे हुए लोग थे, वो पास के नहीं थे। या जो एशेज अभी चल रहा है, टेस्ट मैच जो चल रहे हैं, तो वो टिकट खरीद के लोग हैं। एंड उसमें कुछ मार्केटिंग नहीं हो रही है जो आईपीएल की मार्केटिंग होती है। आईपीएल मतलब भीड़ बुलाई जाती है, वैसे पासेस और इन सब से मतलब सब कुछ होता है मार्केटिंग में, कह रहा हूँ सब तरह की मार्केटिंग है उसमें, अभी एक बहुत सारी है ना। सो नथिंग रॉन्ग अगेन, आईपीएल से बहुत फायदा भी हुआ क्रिकेटर्स का। मैं आईपीएल के अगेंस्ट नहीं, बहुत फायदा हुआ है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, दूसरे क्रिकेटर्स के साथ शेयर करते हो। एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एंगल जो लोग भूल रहे हैं सबसे बड़ा आईपीएल का, कि एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट करता है आईपीएल। क्योंकि अब तो हम इनसाइडर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, कि सिर्फ प्लेयर नहीं, लोग सोचते हैं प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है, प्लेयर्स को तो मिल रहा है उनके साथ में, प्लस नहीं जो फ्रेंचाइजीज के साथ जो टीम्स एंगेज, होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री और टेक्नीशियंस, इतने सारे, तो ये सबका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, प्लस वो जो रेवेन्यू क्रिएट होकर गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। सो बहुत सारे फायदे हैं उसके। मैं नथिंग, बट मेरा ये कहना है कि बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस, एक लिमिट होनी चाहिए इसकी। वो थोड़ा बैलेंस बेटर करना पड़ेगा, जो बेटर, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो है, ट्रेडिशनल क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, ना होगा, बट ऐसा लगने लग गया है कि कुछ लोग कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए प्रयास करने लग गए हैं कि टेस्ट मैच 4 दिन के हो जाएं, रणजी ट्रॉफी 4 दिन से 3 दिन हो जाए। तो उसके पीछे शायद पर्पस ये दिखता है मुझे, T20 वाला क्रिकेट के लिए और दिन मिलने लग जाए, और दिन मिले तो और टूर्नामेंट, या टीम, जैसे अभी आईपीएल में 8 टीमें खेल रही हैं या और दूसरे में खेल रही हैं, 8 की जगह 16 टीमें खेलें, दिन मिल जाएंगे। अभी क्या होता है, कैलेंडर जो बनता है, जो साल का बेसिस आएगा, उसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जनरली फरवरी एंड खत्म होता है। हाँ, फरवरी में, क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक से आईपीएल चालू, कैंप चालू हो जाते हैं, वो जो नहीं कैंप नहीं, आईपीएल चालू होता है। सो आईपीएल जो है वो एक आईसीसी का एक कैलेंडर बनता है, एफटीपी कहते हैं, फॉरेन टूर प्रोग्राम, जिसमें हर साल से होता है, बहुत सालों से, जिसमें हर कंट्री कमिट करती है कि इस पीरियड पे हम इस कंट्री के यहाँ जा रहे हैं खेलने, है ना। जैसे इंडिया ने कमिट किया कि 2000, वो 5 साल का बनता है कि 2030 में हम इंग्लैंड आ रहे हैं, 5 टेस्ट खेलेंगे, 3 वो, इस तरह से सब कंट्री कमिट करती हैं। वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए है, हाँ, आईपीएल के लिए नहीं है। आईपीएल इज ए डोमेस्टिक टूर्नामेंट, बट इस आईपीएल के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट उस समय वो हो जाता है, कर देते हैं वो, क्योंकि आईपीएल को का सब कंट्री वाले आने चाहिए, सब कंट्री के लोग आ रहे हैं खेलने, तो वो थोड़ा सा आईपीएल को एडजस्ट करा जाता है।
तो आईपीएल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खत्म हो जाता है जल्दी। अब रणजी ट्रॉफी मैच के बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप मिलता है। हाँ, अभी आपको ट्रैवल करो, कुछ मैच में 4 दिन का भी है, इसलिए कम है क्योंकि अगर नहीं करा तो फिर वो आईपीएल से क्लैश हो जाएगा। हाँ, तो आप देखिए उसमें भी मैं कोई गलत नहीं सोचता हूँ, कुछ ठीक है जो अभी है वो एग्जिस्ट, पर ये नहीं होना चाहिए कि उसके आगे और डैमेज कर दें कुछ, कि आईपीएल बढ़ाने के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट कम हो या इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट कम हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आईपीएल के अलावा जैसे इंग्लैंड में भी होता है T20 या ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, उनका कैलेंडर में एफटीपी में नहीं है कोई एडजस्टमेंट। दूसरा, इंडियन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू गो एंड प्ले वहाँ, अदर लीग्स। हाँ, उसका अलग रीज़न है, अगेन कमर्शियल। एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी अगर दूसरे प्लेयर्स यहाँ आके वहाँ जाएंगे तो। प्राउड और स्पॉन्सर्स इंडियन क्रिकेटर्स लाते हैं, तो सब चार एंगल है। तो मेरा ये कहना है कि उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, कमर्शियल एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही प्रायोरिटी हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि जो आज वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के टॉप प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे वेस्ट इंडीज़ के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इंडिया में हो। हाँ, जैसा अभी स्टेट के लिए हो रहा है कि स्टेट में नहीं खेल रहे हैं, कल से इंडिया नेशनल टीम के लिए नहीं आए और वो उसके लिए हो जाए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। नेशन के लिए खेलना तो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। दैट इज़ द जॉब ऑफ बीसीसीआई कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि लोग इंडिया के लिए नहीं खेलें और आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेलें। सर ऐसा कोई टैलेंट अभी, यंग टैलेंट जो आपको लगता है एमपी का जो अभी है टैलेंट तो बहुत है, अब एकदम नाम लेना एक दो नहीं ठीक नहीं लगता, एक दो बहुत हैं बच्चे, बहुत सारे, ऐसी बात नहीं। बट आपको जिन्हें देख के लगता है यार इसमें कुछ है? नहीं, अच्छे दिख रहे हैं अभी, तो अभी खेल रहे हैं। वो सौम्य पांडे बच्चा खेला लेफ्ट आर्म, अंडर-19 भी खेला, और बच्चे भी हैं 5-7 बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छे क्रिकेटर, रणजी ट्रॉफी टीम में भी अच्छे लड़के खेल रहे हैं। आर्यन पांडे नया अच्छा ऑलराउंडर दिख रहा है, अरशद खान अच्छा दिख रहा है, वो आईपीएल में भी था पर अभी रणजी ट्रॉफी में पहली बार इस साल कर रहा है अच्छा हो, तो अच्छे लड़के हैं, ऐसी बात नहीं। एक लास्ट टॉपिक से मुझे याद है कि जो प्लेयर्स स्टेट्स छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके छोड़ने का मेन रीज़न ये मनी वाला ही आ जाता है क्या फैक्टर, जो मतलब अभी 3-4 सालों में बहुत सारे प्लेयर्स दूसरे स्टेट्स के लिए आगे वो खेल तो रहे हैं। देखिए कोई अच्छा ऑफर दे देता है, जैसे जलज को केरल ने अच्छा ऑफर दिया। सो अब जलज ने मेरे से पूछा सर मैं क्या करूं, मैंने कहा नहीं ये तुम्हारा कॉल है। मैं अब किसी का अगर अच्छे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है तो वो भी तो थोड़ा एंगल आता है ना, थोड़ा बहुत। हर क्रिकेटर तो इंडिया खेल नहीं सकता। बट जलज मैंने तो बहुत टाइम बाद करा, वो मतलब 30 एज के बाद ही गए, और बहुत हाँ, से प्लेयर्स खेल के गया काफी साल। बट कुछ प्लेयर्स अभी यंग एज में हो जा रहे हैं, जैसे मैं 2-3 नाम लेऊंगा। नहीं वो जाते हैं, पर देखिए अपॉर्चुनिटी का भी सवाल है कि यहाँ मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह खेल लेंगे। या जैसे अब संदीप पाटिल ही बम्बई से नहीं खेल रहे थे तो यहाँ आ गए, या चंद्रकांत पंडित बम्बई से नहीं खेल रहे थे, यहाँ आए। सचिन तेंदुलकर के बेटा अर्जुन बम्बई में नहीं था तो गोवा से खेल रहा है। तो ऐसे ढेरों कैसे हर स्टेट में, यहाँ नहीं हर स्टेट में ऐसा होता है। तो वो तो कोई गलत नहीं, जहाँ आपको बेटर डील मिल रही है या आपको अगर आप वहाँ नहीं खेल पा रहे हो जहाँ स्टेट में हो तो बेटर डील मिल रही है तो नथिंग रॉन्ग। मैं लड़के गए अगर तो कोई, मैं नहीं सोचता कि कुछ उसमें कुछ। हरप्रीत सिंह वापस भी आया, हरप्रीत तो वापस भी खेल रहा है, खैर वो छत्तीसगढ़ से ही था। इन 75 सालों में आपको कितना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, मतलब न्यूज़पेपर से सोशल मीडिया पे चली गई ये दुनिया, बट आपने वो पूरी जर्नी देखी है, तो कैसा लगा आपको इतने सालों में? न्यूज़पेपर तब क्रिकेट की रिपोर्टिंग तो होती नहीं है। खैर अब मैं कुछ पत्रकार ऊपर के लेवल की छोड़ दो, बाकी तो क्रिकेट की रिपोर्टिंग है ना, खेल की रिपोर्टिंग। गेम समझने वाले ही नहीं है, समझने वाले नहीं है। और स्टोरी आजकल स्टोरी बेस्ड हो गई रिपोर्टिंग कि फलाने ने ये कर दिया, वो उसका ये हो गया, उसने यूं कर दिया, इसने ये कर दिया। ये वो तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे हाँ आज भी मैं क्रिकेट पढ़े बिना सोता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ पर क्रिकेट पढ़ता हूँ। वो स्टोरीज जो बनाई जाती हैं कि वो आज ये हो गया तो ये, इससे मेरे को इंटरेस्ट नहीं। ये फ़र्क आ गया बहुत बड़ा कि जो पहले क्रिकेट राइटिंग थी, है अभी भी कुछ लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं सिंसियर लोग। जो कैसे नाम, मतलब अगर किसी के आप नाम बताएं कि इनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ जो आप कुछ एडवाइस करें? नहीं, मैं तो ज़्यादातर बाहर के हैं राइटर्स, तो बाहर के हैं। तो हमारे यहाँ जैसे हिंदू आज भी बहुत अच्छा लिखते हैं। विजय लोकपल्ली था बहुत अच्छा, मकरंद वेंगणकर थे। अब वो ये जनरेशन जाने वाली जनरेशन हो गई है, पर आने नए जनरेशन के मैं इतना टच में नहीं हूँ। इतना थे ऐसे लोग बहुत सारे जो बहुत अच्छा लिखते थे। ऐसी कोई एडवाइस जो आप देना चाहें अभी कोई यंगस्टर को, जो आप देना चाहें? नहीं, मैं तो हर यंगस्टर को बोलता हूँ अपने आप को बैक करो, अपने आप में रखो आत्मविश्वास, एंजॉय वॉट एवर यू आर डूइंग, वो ज़रूरी है। अगर एंजॉय कर रहे हो, डिटरमिन्ड हो एंड बी प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एक गोल लेना है तो आप सोचो कि वो केक वॉक होगा, वो तो होगा नहीं। अड़चने तो आएंगी, कठिनाई आएंगी,
उसके लिए आप सेक्रीफाइस करने को तैयार रहो। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे गेस्ट संजय जगदाले सर। होप कि आप सबको ये इंटरव्यू अच्छा लगे। थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक।